नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अब हम बढ़ेंगे अपनी गेस्ट की जानिब। नाजरीन, आप लोग सब जानते हैं कि स्किन हमारी खूबसूरती के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। हमारा चेहरा जब तक खूबसूरत नहीं दिखेगा, हमारी स्किन पे फ्लॉलेस नहीं दिखेगी हमारी स्किन, तो मजा नहीं आता। चाहे आप कितना ही मेकअप जो है अपनी स्किन के ऊपर थोप लें, आप चूने से वैसे व्हाइट हो जाए, लेकिन जो आपकी स्किन की ओरिजिनलिटी होती है ना, वो अगर खूबसूरत नहीं होगी तो हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट को अपने शो में मदऊ किया है। आप सब जानते हैं, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी दोस्त है, सहेली है, नौरीन नजमुल साहिबा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नौरीन? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? और हफ्ते का आखिरी दिन आप बहुत एनर्जेटिक लग रही हैं मुझे। मैं पता नौरीन क्या मसला है, मतलब मेरी तुम सहेली हो तो जब भी आती हो, आपकी बहन भी आती है, तो मुझे अंदर से एक एनर्जी का बूस्ट निकलता है, क्योंकि मुझे होता है कि आज जो है, हाँ एग्जैक्टली, कि हम बहुत बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको देखा और मैं हैरान रह गई, माशाल्लाह आपने 5 to 6 kg वेट जो है वो लूज किया है, रिड्यूस किया है। तो ये आपने लाइपोलाइसिस से किया है या कौन सा प्रोसीजर किया है, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी बहुत सी सहेलियां जानना चाहती हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो लाइपोलाइसिस का प्रोसीजर किया, बिकॉज मेरे पास एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने उसको अवेल किया। जिम में बिल्कुल भी नहीं गई, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, प्लैंक वगैरह, और थोड़े से जो है वो एब्स लगा लिए। इसके अलावा मैंने कोई मेजर वर्कआउट नहीं किया और ना मैंने जिम ज्वाइन किया, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ ऑप्शन। तो मैंने सोचा कि मुझे जो ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है, और जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है जिम के अंदर 1-2 घंटे लगाए। तो वी नीड अ क्विक सॉल्यूशन। और हमें क्योंकि चैनल पे आना होता है, तो हमें ये भी होता है कि जब हम अपने आप को देखें तो हम पतले भी आ रहे हो, बिकॉज जितने हम पतले होते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा हम स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं। Exactly, तो ये एक बड़ा मसला होता है, और फिर जो है वो जाहिर सी बात अच्छा भी नहीं लगता, डबल चिन होती भी नहीं है, फिर भी आ रही होती है। तो ये बड़ा इशू होता है ना हमारे साथ। तो जैसे मैंने देखा स्क्रीन के ऊपर ना मेरा जरा सा वेट गेन आ रहा है और मेरी डबल चिन एनहांस हो रही है, तो मैंने कॉन्टोरिंग वगैरह करने से बेटर ये समझा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टाइम निकालूं और अपना ट्रीटमेंट करवाऊं। वाह। तो मैंने ट्रीटमेंट किया अपना, मैंने 2 सेशंस लिए हैं लाइपोलाइसिस के, जिसके साथ मैं आजकल वॉक नहीं कर पा रही। वैसे मैं 2 घंटे वॉक करती हूँ नॉर्मली, लेकिन आजकल मैं वॉक नहीं कर पा रही क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, एज यू नो, बहुत खतरनाक किस्म की सर्दी है। तो आजकल मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने लाइपोलाइसिस का लिया, और लाइपोलाइसिस से ही जो है वो मैंने जो है 5 kg वेट रिड्यूस किया। उसके साथ मैंने जो है वो बहुत अच्छी वाली डाइट भी की है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लाइपोलाइसिस कराया, मैंने सिर्फ उसके ऊपर रिलाई किया कि मैं वर्कआउट नहीं करी, कुछ नहीं करी, और मैंने जो है वो सिर्फ लाइपोलाइसिस ही कराते रहना है, और लेटना है जाके, और मशीन्स लगानी है, और उससे जो है अपना वेट रिड्यूस करना है। मैंने साथ साथ अपने मुंह के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। जिप लगाना बहुत जरूरी है, मुंह पे जिप लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लाइपो भी करवा रहे हो, उसके बाद आप बिरयानी और पाए और बाहर निकलते जिंगर बर्गर खा रहे हैं, जो कि मेरे पेशेंट करते भी हैं बड़ी खुशी में ना, कि अब तो वेट रिड्यूस हो रहा है तो खाओ। अगर आप पैसे इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, अपने ऊपर पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप खाओ दिल खोल के ना। तो मैं उनको भी ये बोलती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए अपने आप को काबू में रखें, ठीक है, क्योंकि आप अगर वेट लूज कर भी देते हैं, देन आपको जो मेंटेन भी करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप वेट लूज करने के बाद वेट गेन नहीं कर सकते, आप वेट गेन भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो लाइपोलाइसिस का सेशन किया, और उसके बाद जो है वो मैंने अपने मुंह के ऊपर कंप्लीट ताला लगा दिया। बाहर का खाना पीना, जंक फूड, एवरीथिंग। वाह, जबरदस्त। नौरीन, जो लोग मतलब ज्यादा ओवरवेट होते हैं, मतलब 100 से अबव होते हैं, तो वो डायरेक्ट लाइपोलाइसिस करवा सकते हैं प्रोसीजर, या उससे पहले उन्हें कुछ और करना होता है? या एक होता है ना कि इतना आपका वेट होना चाहिए जब आप लाइपोलाइसिस करवा सकते हैं, या कोई भी लाइपोलाइसिस करा सकता है? अच्छा, लाइपोलाइसिस कोई भी करवा सकता है, जितना भी वेट। और सबसे ज्यादा मजे की बात ये कि जितना वेट ज्यादा होता है उतना जल्दी वेट रिड्यूस होता है, जितना वेट कम होता है वो उतना स्टबर्न हो जाता है, और उतना वो टाइम लेता है। मेरा हुआ था ये कि मेरा वेट जो है एक जगह स्टक हो गया था, ठीक है, मेरा वेट हो गया था 54, और उसके बाद जो है वो मेरा वेट नीचे आ ही नहीं रहा था किसी भी तरह। लाइक मैं 2-2 घंटे वॉक कर रही थी, मैं वर्कआउट भी कर रही थी, मैंने खाना भी काफी हद तक जो है रिड्यूस कर दिया था। मैं सिर्फ डिनर करती हूँ, तो डिनर भी मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया था। अब उसके बाद तो मुझे लगा कि और कुछ तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, हवा पे आऊंगी। तो फिर उसके बाद लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि शायद आप जो है वो आपने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वो इसकी वजह से एसिड्स बनते हैं, तो उसकी वजह मैं आई नो कि मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
क्यों ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो है वो अपना सेशन लिया जाए। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ जो है मैं पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि जितना वेट ज्यादा होता है उतनी जल्दी वेट एक तो रिड्यूस होता है और इंचेस में बहुत जल्दी डिफरेंस आता है। लाइक अगर आप लाइपोलाइसिस करवा रहे हैं, मेरे अभी एक पेशेंट चल रहा है जिसकी वेट जो 54 थी एंड नाउ आफ्टर 3 सेशंस उनकी जो वेस्ट है वो 46 हो गई है। तो ही इज माशाल्लाह वेरी हैप्पी क्योंकि बड़ा ड्रास्टिक उनके अंदर चेंज आया और वो यंग लग रहा है। तो वो अपने अंदर, एक तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनका ऊपर चढ़ना नीचे उतरना इधर आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने उनकी थोड़ी सी रूटीन लाइफ को चेंज किया है। ठीक है, उनकी जो वर्क रूटीन है उसमें भी मैंने उनको बोला है कि आप वर्क रूटीन जो है उसमें हम बजाय कि किसी और को किसी से हेल्प लें कि जाके फाइल किसी को देकर आ जाओ, आप खुद कोशिश करें कि आप खुद थोड़ा बहुत चलें, पूरे टाइम चेयर पे ना बैठे। प्लस वो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, मिल्क टी, तो मैंने उनको ग्रीन टी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हमने मैनेज करना होता है डाइट को भी और आपके जो है वो लाइपोलाइसिस को भी, और साथ ही साथ अगर वेट बहुत ज्यादा है तो फिर हम उनको होम वर्कआउट भी देते हैं। ओके, तो क्या कोई भी एज में करवा सकते हैं? कोई भी, मतलब अगर 50 प्लस लोग हैं वो चाहते हैं लाइपोलाइसिस करवाना तो वो करवा सकते हैं? क्योंकि लोग जो है ना वो साइड इफेक्ट्स बड़ा सोच रहे होते हैं, शको शुबात बहुत ज्यादा होते हैं, तो जरा इस पे रोशनी डालिएगा, क्या कोई भी उम्र का बंदा जो है वो करवा सकता है? अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह से हर चीज को कैंसर से रिलेट कर देते हैं जी। आप ही घर आ रहे हो कैंसर हो जाएगा, पानी पी रहे हो कैंसर हो जाएगा, आप खाना खा रहे हो कैंसर हो जाएगा, हर चीज का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना उसको सोचते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लाइपोलाइसिस है, कैविटेशन ट्रीटमेंट जो मैं करती हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपके अल्ट्रासोनिक रेजर्स और आरएफ ट्रीटमेंट के जरिए जो है वो आपके, मैंने यहाँ पे डेमो भी दिया था बल्कि, तो उसके जरिए जो है वो आपका फैट जो है उसको ऑयल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ऑयल में कन्वर्ट करके वो स्टूल और यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से नेचुरली बाहर निकल जाता है। क्योंकि बाहर निकलने के हमारे 3 ही तरीके हैं, या तो स्टूल के जरिए निकलेगा, या यूरिन के जरिए निकलेगा, या फिर जो है वो आपका सर्जिकल प्रोसीजर होगा। उसके अलावा कोई प्रोसीजर हो नहीं सकता। तो ये ही 2 आपके पास तरीके होते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम। लोग ये समझते हैं कि आज लाइपो करवाया तो कल दे विल रिड्यूस लाइक 10 to 15 kgs। तो ऐसा नहीं होता, नेचुरल प्रोसीजर है, इट विल टेक सम टाइम। लाइक मैंने 2 सेशंस करवाए थे, उसके बाद मुझे 15 दिन लगे अपना 5 kg वेट रिड्यूस करने में, जिसमें मैंने डाइट भी बहुत अच्छी तरीके से की है। ठीक है, तो आपने जो डाइट पे फोकस करना है, क्योंकि डाइट बेसिकली करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, दिल को मारना ना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले जो शुगर इनटेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं वो शुगर इनटेक बंद कर दें। जो सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं वो सॉल्ट बंद कर दें, क्योंकि सॉल्ट भी वाटर रिटेंशन करके आपका वेट गेन कर देता है। बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले डाइट के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद फिर आपको अगर टाइम जो दिया गया उसको मैनेज करते हुए आपने लाजमी जो है अपने सेशन के टाइम पे आना ही आना है। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि जब कम वेट होता है तो उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादा वेट जो होता है वो बहुत क्विकली, क्योंकि उनके अंदर फैट अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है जी। ठीक है, तो फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। वाओ। अच्छा, ये जो मतलब प्रोसीजर होता किस तरीके से है? हमने पहले ये डेमो दिखाया था, लाइव आपने करके दिखाया था, लेकिन ये प्रोसीजर किस तरह से होता है? ये कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल होता है या इसमें कट्स वगैरह लगते हैं? जिन्होंने हमारा वो प्रोग्राम नहीं देखा तो मैं चाहती हूँ कि आप जरा डिटेल में बता दें कि ये किस तरह से होता है। लाइपोलाइसिस की बात करें। अच्छा, लाइपोलाइसिस की हमारी मशीन होती है जिसके अंदर आपका आरएफ ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसमें हीट इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर आपका कैविटेशन इन्वॉल्व होता है और एक वैक्यूम इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम इज लाइक जैसे आपके घरों के अंदर वैक्यूम आपने देखा होगा, सक्शन होती है। ठीक है, या आपने हाइड्रोफेशियल कराया होगा तो उसके अंदर सक्शन होती है। तो वैक्यूम इज अ सक्शन, वो सक्शन करके आपके मसल्स और फैट को डिटैच करता है, फैट को आपकी स्किन की अपर लेयर पे लेकर आ जाता है। उसके बाद फिर हम करते हैं आरएफ ट्रीटमेंट। आरएफ ट्रीटमेंट से आपकी स्किन लिफ्टेड होती है। लाइक जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो है वो वेट रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ डाइट करते हैं उनकी स्किन लटक जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उन लोगों के साथ ये मसला होता है कि सैगिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। नॉर्मली अगर आप वेट लूज करो तो आपकी सैगिंग होती है, आपकी स्किन लूज हो जाती है। तो आरएफ ट्रीटमेंट से होता है कि आपकी एक तो स्किन टाइटन हो रही होती है, ठीक है, आप यंगर लुक की तरफ जा रहे होते हैं, लाइक जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह होते हैं वो नहीं आते कम्प्लीटली। और सेकेंडली आपका जो आरएफ ट्रीटमेंट होता है उसके साथ हीट इन्वॉल्व होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आपके फैट को घुला के वाटर और ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं कैविटेशन। कैविटेशन इज कम्प्लीटली अ प्रोसीजर जो कि अल्ट्रासोनिक रेजर्स पे बेस करता है। अल्ट्रासोनिक रेजर्स के जरिए स्क्रीन के ऊपर पूरा, मैंने यहाँ पे डेमो जब दिया था तो मैंने दिखाया था स्क्रीन पे ना पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है साथ साथ, कि उसकी रेजर्स जो है वो जा रही हैं आपके फैट के अंदर, फैट में जाके वो फैट को ही घुला रही हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा फैट रिड्यूस होगा या हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मसल्स आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके सिर्फ फैट इन्वॉल्व होगा। मसल पे ये कुछ भी आपके जो है वो साइड इफेक्ट नहीं देता है।
मसल्स को आपका एक तरफ कर देता है वैक्यूम के जरिए और फैट को बिल्कुल अलग कर देता है। देन होती है आपकी लेजर पैडिंग्स। लेजर पैडिंग्स जो है वो आपके पूरा ओवरऑल पैड्स होते हैं, लाइक 8 पैड्स होते हैं, ठीक है। वो पैड्स आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के ऊपर उन पार्ट्स पे लगा दिए जाते हैं जहाँ पे स्टबन फैट होता है। वो आपके फैट को मजीद और कट डाउन करता है, उसको और मजीद रिड्यूस करता है, उसको और मजीद जो घुलाता है, और मजीद जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको मजीद और ब्रेक करता है। और ब्रेक करके आपको फौरन ही यूरिन फील होता है कि मुझे यूरिन आ रहा है, एंड देन आप जो है वो यूरिन पास करते हैं, उस वक्त भी फैट रिड्यूस होता है। एंड देन फिर स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि रेजर्स आपके अंदर जा चुकी है, ठीक है, अब काम करना है आपकी रेजर्स ने, तो वो स्लोली ग्रेजुअली जितना आपका वेट होगा अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट वो टाइम लेगा। ठीक है, मतलब अच्छा ये तो हो गया हम सेशन के किस तरह से होता है ये प्रोसीजर, ठीक है। अब ये प्रोसीजर अगर एक सिटिंग हमने करा ली, एक दफा एक सेशन करवा लिया, तो हम फिर दूसरा सेशन लेते हैं, कितनी एक मरीज को जरूरत होती है, कितने सेशन में ये प्रॉपर काम करता है, या एक सेशन भी कभी कभी कारआमद होता है? अच्छा, जैसे मैं हूँ, मेरा वेट जो है वो 53-54 के बीच में था, ठीक है। स्टबन फैट था मेरे टमी पे, ठीक है, तो टमी पे था, डबल चिन थोड़ी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं मोबाइल यूं करके देख रही थी, तो ये जब प्रेस होता है ना आपका फेस, तो आपकी डबल चिन क्रिएट हो जाती है। तो एक तो वो मत किया करें, मोबाइल देखना है आराम से, आप थोड़ा सा ना मेहनत कर लें, थोड़ी लिफ्ट करके करें। तो मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने 2 सेशंस करवाए, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पहले तो अगर आपको बहुत ज्यादा फैट है तो मैं हार्मोन के आपके टेस्ट करवा के देखती हूँ कि आपके जो वो आपके खाने पीने की वजह से फैट डिपोजिशन है या फिर आपको हार्मोनल कुछ इशू है। अगर हार्मोनल इशू भी होता है, पीसीओ होता है, जो लेडीज है उसमें पीसीओ का बहुत एक मेजर रोल है आपका वेट गेन के अंदर। लड़कों में भी आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, एबनॉर्मल डाइट पे चले गए, अंडे खा रहे हैं तो अंडे खाए चले जा रहे हैं, तो ऐसी इम्बैलेंस डाइट की वजह से भी आपका जो है वो फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो पहले तो डिटेक्ट किया जाता है कि आपकी जो फैट डिपोजिशन हो रही है बेसिकली हो किस लिए रही है, ठीक है। अगर उसमें आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व है तो आपके हार्मोन्स के साथ साथ हार्मोन्स नॉर्मलाइज करने के साथ साथ जो है वो आपको लाइपोलाइसिस दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो पेशेंट को देखा जाता है कि उसको सेशंस कितने रिक्वायर्ड है। लाइक अगर मुझे 2 सेशंस रिक्वायर्ड है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको भी 2 सेशंस देने हो, इनको भी 2 सेशंस देने हो। 2 सेशंस से लेके आप ले सकते हो 10 से 12, 15, 20 सेशंस भी आप ले सकते हो। ओके, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब आपने दो सेशंस किए लाइपोलाइसिस के, तो अब आप समझती हैं कि अब आपको जरूरत नहीं है? अब मुझे जरूरत होगी तब जब मैं शादियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, शादियां तो हो ही रही हैं माशाल्लाह, इतना हम शादियों में खा ही रहे हैं सब, और गाजर का हलवा भी खाया जा रहा है, गुलाब जामुन भी खाया जा रहा है, और निहारी पाए, सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं जी। फ्रिजी ड्रिंक्स तो हम लोग बहुत शौक से पीते हैं, हमें ये होता है कि इसके बगैर तो हजम ही नहीं होगा ना, अब जब खाया है तो उसको हजम भी करना है। अच्छा, मैं बहुत एक्सट्रीम पे फिजी ड्रिंक्स लेती हूँ, बहुत एक्सट्रीम पे। तो अब मिडनाइट मीलिंग मैंने देखा है, एक तो कभी भी मिडनाइट मीलिंग ना करें, मिडनाइट मीलिंग से हमेशा आपका वेट गेन होता है। मैं खाना खाती थी रात को 12 बजे, डिनर करती थी, और फिर उसके बाद क्योंकि मैं फजर पढ़ के फिर सोती हूँ, ठीक है, तो फजर पढ़ने से पहले लाइक ऑब्वियसली इतना फास्टिंग हो जाती है कि आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, तो कभी नूडल्स बना लिए, कभी कुछ बना लिया ना, फ्रोजन फूड बना लिया, वो खा लिया, लेकिन कम, ये नहीं कि डेली बेसिस पे। तो वो खाते के साथ ही मुझे लगता है कि मेरा वेट जल्दी बढ़ जाता है, गेन हो रहा है। मैंने वो बंद कर दिया, मिडनाइट मीलिंग बंद कर दी। खाने के टाइमिंग्स जो है वो जहां मैं 12 बजे खाना खा रही थी वहां पे मैंने 9 बजे कर दिया। 9 बजे के बाद मैं नेक्स्ट डे रात को 9 बजे खाना खाती हूँ। Oh my God. तो लाइक बहुत पेशेंट्स चाहिए होते हैं। और दूसरा, मैंने ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दी, ड्रिंक्स इस वजह से क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, तो शुगर बंद करने के लिए ऑब्वियसली मुझे बंद करनी पड़ी। बिल्कुल। और वैसे भी अब तो सर्दियां हैं, यहाँ पर पानी नहीं पिया जा रहा, तो आप लोग फ्रिज ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? नौरीन, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, प्रोसीजर्स के बारे में बताइएगा, हमारा स्टैटिक जो है वो क्या इतनी एडवांस हो गई है? यहाँ पे भी ट्रीटमेंट जैसे कि हम बाहर देखते हैं तो वो लिफ्टर जो है वो थ्रेड लिफ्टिंग भी हो रही है, पता नहीं कौन कौन से प्रोसीजर है। तो ये धागों वाली जो लिफ्टिंग होती है, ये जो आजकल लड़कियां करा रही है कि स्किन कहीं से जो है वो लग रहा है लूज है, तो वो लिफ्ट करा लेती है धागों की मदद से, तो ये क्या प्रोसीजर है, जरा इस बारे में बताइएगा। अच्छा, थ्रेड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नीडल्स होती हैं, उसकी एक स्पेसिफिक नीडल्स आती हैं, उसके अंदर थ्रेड आपके टाई अप करके आपकी स्किन के अंदर जो है वो डाला जाता है सुन करने के बाद, ठीक है। पेनफुल सुन करने के बाद भी ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज्यादा लूजिंग हो जाती है,
यंग एज वालों के लिए ऐसा कुछ भी मैं कहूंगी कि रिकमेंडेड नहीं है ठीक है। करवाना चाहें तो, क्योंकि वो आजकल नेट के ऊपर इतना अपलोड हो रहा होता है कि लड़कियों को खुद ही शौक हो रहा होता है कि हम यहाँ से लिफ्ट करवा लें वहाँ। अच्छा, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो अगर आपको खूबसूरत बना रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा आपको ना प्लास्टिक का भी बना रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा जो है नेचुरल जो प्रोसीजर्स हैं एस्थेटिक में आप उसकी तरफ मूव कर जाएं। थ्रेड लिफ्ट बहुत अच्छा है जिनके लिए, जिनके जो है वो फाइन लाइंस आ जाती हैं, आपकी नेक के ऊपर बहुत ज्यादा सैगिंग हो जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, फेस के ऊपर फाइन लाइंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा स्किन लूज हो जाती है, लाइक अब आप 50 क्रॉस कर जाओ तो उसके बाद जो आपकी कंडीशन हो जाती है, अगर आप ख्याल अपना नहीं रख रहे हो तो फिर उनके लिए जो है थ्रेड लिफ्ट बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। वो जो थ्रेड्स होते हैं वो कोलेजन थ्रेड्स होते हैं, तो जब आपकी स्किन के अंदर डाले जाते हैं एक तो वो लिफ्ट कर देता है, ठीक है, उसको खींच के आपकी जो जहां तक आपकी स्किन को लिफ्ट करना होता है, खींचना होता है, वहां पे ले जाके हम स्टॉप करते हैं और वहां से आपका थ्रेड टाइप करके काट देते हैं। ओके, तो वो एक सडन लुक आता है आपका कि आपकी स्किन ना खिंच गई है, लिफ्टेड हो गई है। और सेकेंड उसके अंदर कोलेजन थ्रेड्स होते हैं, तो अंदर एक तो डिसॉल्व होते हैं, दूसरा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी, कोलेजन से इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलास्टिसिटी से जो है वो आपकी स्किन जो है लिफ्टेड हो जाती है और वापस से जो है वो यंगर लुक की तरफ जाना शुरू। ठीक है, तो ये स्टे कितना करता है? एक दफा ये प्रोसीजर करवा लियो तो कितने टाइम की इसकी जो है स्टे करता है? अच्छा, ये स्टे करता है फॉर 6 मंथ्स। ओके, देन उसके बाद फिर दोबारा से देन करा फिर लो। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है कोलेजन आपकी बॉडी में रिड्यूस हो रहा है, कोलेजन बना तो हो रहा है लेकिन रिड्यूस भी हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्किन जो है 6 मंथ्स के बाद जो है वो बैक पे जाना शुरू हो जाती है। ओके, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब पढ़ते हैं उम्मे हबीबा की जानिब और उनकी आवाज में शामिल करते हैं खूबसूरत नात। जी उम्मे हबीबा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। अच्छा नौरीन, ये जो थ्रेड लिफ्टिंग है कोई अगर नहीं करवाना चाहता ये, तो इसके अलावा कौन सा प्रोसीजर होता है तो वो करवा सकते हैं? इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अच्छा, थ्रेड लिफ्टिंग अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो मेरा जो सबसे फेवरेट है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर जो सबसे सेफेस्ट होता है। दूसरा, अगर आप यंग एज से कराना शुरू कर दो, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एजिंग बहुत यंग एज से आना शुरू हो गई है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनके आई के ऑल अराउंड जो रिंकल्स होते हैं, फेस पे फाइन लाइंस आ जाती है, नेक पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसको आप क्योर कर सकते हैं। लाइक आप 28 के बाद या 25 के बाद जिनको एजिंग का लाइक इनिशियल इशू शुरू हो, वो माइक्रो नीडलिंग की तरफ आ जाए। ठीक है। अच्छा, फेशियल्स लोग करवाते हैं, बहुत ज्यादा सैलून्स जाते हैं कि उनके रिंकल्स हो रहे हैं तो उन्होंने डिफरेंट फेशियल नाम रखे हुए हैं, एंटी एजिंग फेशियल है, एज रिवाइटल कुछ ऐसे फेशियल है, कॉकटेल फेशियल है, लेकिन उनका कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आपका जो प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होगा इंटरनली स्किन के अंदर तक, जब आप जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक एक्सटर्नली स्किन जो है वो सही नहीं होगी। तो माइक्रो नीडलिंग जो है वो सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, जिसमें किस तरह होता है ये? अच्छा हाँ, मैं वही बताऊंगी जिसमें जो है वो 2 किस्म के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है पीआरपी, ठीक है, और एक होता है आपका मेसोथेरेपी। ओके। अच्छा, पीआरपी को मैं अभी बता दूंगी। पीआरपी बड़ा कॉमन है, लड़कों को भी याद हो जाता है कि वो सर पे पीआरपी करवाना है, उनको फेस पे पीआरपी करवाना है, लड़कियों को भी पता है पीआरपी क्या है। मेसोथेरेपी को मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल। अच्छा, प्रोसीजर दोनों जो है वो सेम प्रोसीजर होता है दोनों का, लेकिन दोनों के अंदर चीजें अलग अलग इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है। माइक्रो नीडलिंग इज प्रोसीजर जिसमें आपकी नीडल्स इन्वॉल्व होती हैं। हमारे डॉक्टर पेन होता है, ठीक है, उसके आगे आपकी नीडल्स लगती हैं। ओके। वो आपकी नीडल्स जो है वो डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं। पहले तो पेशेंट्स को ये भी होता है ना प्रॉब्लम, कि ये तो नहीं है कि आपकी नीडल है तो मुझे तो नहीं लगा दी, या किसी की नीडल्स तो यूज नहीं करी, क्योंकि उसमें ब्लड की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपका ब्लड निकलता है। तो आपकी डिस्पोजेबल आपकी जो है वो नीडल्स होती हैं, आफ्टर पेशेंट वो डिस्कार्ड कर दी जाती है, पेशेंट के सामने ही वो नीडल्स खोली जाती हैं फॉर पेशेंट सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, उसमें काफी सारी पेन्स होती हैं आगे ना, 12 पेन्स होती हैं, उसमें 36 पेन्स होती हैं, उसमें 42 पेन्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को कौन सी स्किन के ऊपर कौन सी नीडल्स जो है वो देनी है और कितनी नीडल्स हमने देनी है। फिर पेन के अंदर आपके साइजेस होते हैं, 0.05 मिलीमीटर से लेके आपका 1.5 2.5 मिलीमीटर तक होता है। तो हम उसको क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, क्योंकि अगर पेशेंट के यहाँ पे स्कारिंग है, जैसे गड्ढे होते हैं या एजिंग है, तो वहां पे हमने किस साइज की पेन्स इस्तेमाल करनी है, कितनी पेन्स हमने बाहर निकालनी है, कितनी पेन्स हमने यूज नहीं करनी। यहाँ अगर स्कारिंग नहीं है तो यहाँ कितनी पेन्स हमने यूज करी है ताकि एजिंग जो आई नहीं या फिर रिंकल्स नहीं है, तो हमने जो है वो कितनी पेन्स यूज करनी है, किस साइज की, और कितने साइज की हमने एजिंग के ऊपर या रिंकल्स के ऊपर हमने जो है पेन्स इस्तेमाल करनी है। ठीक है।
तो उसके अंदर आपकी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है मेसोथेरेपी और एक होता है आपका पीआरपी। पीआरपी आपका जो है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है, आपका अपने ब्लड से जो है आपका अपना ब्लड लिया जाता है, देन उसमें से प्लाज्मा जो है वो अलग किया जाता है और प्लाज्मा अलग करके आपकी नीडलिंग करके साथ साथ, और प्लाज्मा जो है वो हम सीरम की तरह यूज करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया और आपकी स्किन बहुत लूज है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है और पिगमेंटेड भी है और भी बहुत सारे आपकी स्किन के अंदर इश्यूज हैं, तो उसके हम क्या करते हैं, हम इंजेक्ट भी करते हैं। ओके, जहाँ पे ज्यादा आपके इशू नजर आ रहा होता है, लाइक जहाँ पे आपके ज्यादा रिंकल्स नजर आ रहे होंगे या फिर आपके जहाँ ज्यादा जो है वो आपके स्कारिंग होगी, गड्ढे होंगे, वहां पे आपके इंजेक्ट भी किया जाता है पीआरपी। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं मेसोथेरेपी के साथ, लेकिन मेसोथेरेपी आर द स्टेम सेल्स, लेकिन आर्टिफिशियल स्टेम सेल्स। उसमें पेशेंट थोड़ा उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होता, आप उसका ब्लड नहीं निकाल रहे होते, ब्लड ड्रॉ नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं होता, वो बना हुआ एक इंजेक्शन होता है जिसमें अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। बालों के लिए अलग इंजेक्शन होगा आपका। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नौरीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन, हम जहां से बात अधूरी छोड़ कर गए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम नीडलिंग पे बात कर रहे थे। अगर मैं जानूं कि सबसे बेहतरीन प्रोसीजर आपकी नजर में कौन सा है और आप रिकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को, तो वो कौन सा है? अच्छा, रिकमेंड पेशेंट को तो मैं करती हूँ, लेकिन जो मैं अपने यूज करती हूँ सबसे ज्यादा तो पेशेंट्स को ये हो रहा होता है कि आप अपने क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्किन लाइट्स जो है वो फराहम करती है, लाइटें पड़ती हैं माशाल्लाह। स्क्रीन पे भी हम देखते हैं, मैं तो यहाँ पे एलसीडी में देख रही होती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तुम्हारी स्किन आती है। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे और नजरे बद से बचाए। तो जो पेशेंट्स जानना चाहते हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो मुझे जरा बताइए कि आप क्या करती है? अच्छा, मैं 2 प्रोसीजर्स करती हूँ अपने, और जिसके अंदर पहला प्रोसीजर जो है वो मेरा डेड स्किन रिमूविंग का है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पे डेड लेयर है तो आपकी स्किन वैसे फ्लॉलेस नहीं लगती और ना ही शाइन करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाती है जैसे कराची की रोड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल कराची की रोडों की तरह जो है वो हो जाती है, खुरदुरी और अजीब सी गंदी सी ना। तो मैं 2 प्रोसीजर्स करती हूँ उसमें। जो है वो पहला प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, केमिकल पील होता है या फिर उसमें डायमंड एब्रेजन होती है या डर्मा प्लेनिंग होता है, जो कि मैंने पिछले शो के अंदर आप लोगों को बताया भी था ना, डर्मा प्लेनिंग होता है। अच्छा, दूसरा जो प्रोसीजर है जो मैं अपने लिए प्रेफर करती हूँ, वो मैं करती हूँ माइक्रो नीडलिंग विद मेसोथेरेपी। ओके, क्योंकि उसमें एक तो मुझे नीडल लगने से थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा जी। ओके, नीडल लगने से मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं पीआरपी की तरफ नहीं जाती। दूसरा, पीआरपी से बेटर ऑप्शन है मेसोथेरेपी, तो मैं मेसोथेरेपी के ऊपर ही रहती हूँ, क्योंकि मेसोथेरेपी में अलग अलग मैंने बताया इंजेक्शन होता है, तो मैं उसमें जो एंटी रिंकल इंजेक्शन होता है और वाइटनिंग इंजेक्शन होता है, उन दोनों को मिक्स करके उसका कॉकटेल बना के वो अपने यूज करती हूँ। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारी एज इतनी नहीं हुई, हम 30 साल के हैं या 35 के हैं, एजिंग भी नहीं आई, अभी हमें जरूरत नहीं है कुछ भी ना स्किन पे करवाने की। तो तुम क्या समझती हो, कोई ऐसी एज मुकर्रर होनी चाहिए या होती है? लोग जो समझते हैं कि भाई अभी हम नहीं जा रहे एस्थेटिक्स के पास, किसी के भी पास नहीं जा रहे, तो सही समझते हैं या कोई मतलब स्किन के ऊपर वैरी करता है? अच्छा, ये मजे की बात है कि लोग सैलून जाते हुए ये नहीं सोचते जी, फेशियल उनको चाहिए 19 इयर्स में। बिल्कुल 19 इयर्स में चाहिए। 19 से भी अब तो रिवर्स हो गया, अब तो 15-16 की बच्चियां जो है वो सैलून जा रही होती हैं। स्किन के ऊपर ध्यान देते नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आप सैलून पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और वही आप जो है वो एक्सपेंस कर रहे हैं एस्थेटिक्स के ऊपर ना, तो आपकी स्किन उससे ज्यादा बेटर होगी। एक तो आपकी स्किन को ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है, दूसरा आपकी स्किन को एक डॉक्टर देख रहा है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपकी स्किन पे क्या चीज सूट कर रही है और क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ आपकी स्किन पे क्रीम्स लगा के उसको मसाज के जरिए जो है वो उसको वाइटिश नहीं कर रहा। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं मुझसे कि हमने वाला फेशियल कराया, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत व्हाइट हो गया था, तो फर्स्ट वो ब्लीच लगा देते हैं आपके। आपने देखा होगा, अगर आप ब्लीच उनको मना कर रहे हैं कि ब्लीच नहीं लगाओ, तो वो पॉलिशर कह के आपकी स्किन के ऊपर लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं किसी ना किसी तरह। उससे हमारी बेसब्री भी होती है लोगों की कि उनको जो है वो एकदम व्हाइट लुक चाहिए होता है ना। और दूसरा ये कि मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आपने फेशियल कराना ही है तो आप क्रीम ले लो, क्लेंजर ले लो, ठीक है, स्क्रब ले लो, क्लेंजर ले लो, मास्क ले लो, और 1 घंटे तक, रात में बहुत टाइम होता है हमारे पास, 1 घंटे तक आप अपने मुंह के ऊपर ना उसको मलते रहो, क्योंकि 1 घंटे के बाद जब आप माशाल्लाह से निकलोगे तो आप ऐसे ही निकलोगे। बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये तो। ऐसे ही निकलोगे ना। तो एक तो वेस्ट ऑफ मनी है, आपकी स्किन को डील नहीं कर रहा होता। स्किन को जो चीज डील कर रही है, जैसे बचपन में प्यूबर्टी की एज जब स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों के जो दाने निकल आते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो पिंपल्स को जो है वो फाड़ देते हैं पढ़ते पढ़ते,
और वो उसमें से जो गड्ढे हो जाते हैं, उनके स्कारिंग हो जाती है, ब्लैक कलर के मार्क्स पड़ जाते हैं। दूसरा, लड़के हुए या लड़कियां हुई जो स्कूल एज के अंदर होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, वो सन एक्सपोजर उनका बहुत ज्यादा होता है। बहुत। अच्छा, बच्चों ने स्पोर्ट्स छोड़ दिया है, बजाय कि वो अपनी स्किन को नॉर्मलाइज करें, स्किन के लिए काम करें या डॉक्टर के पास जाएं, उन्होंने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया। इसलिए बच्चे बड़े लेजी हैं, पूरे दिन घर में ही होते हैं, तो वो तो एक आपका वैसे ही जो है वो नहीं है, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम होती है। अच्छा नौरीन, Problem बहुत होती सी जो एक लिप फिलर का जो सी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो जो ये लिप लाइन हमारी एक इनहेंस होती है, बहुत से लोग होते हैं उनकी लिप लाइन ही अल्लाह पाक की तरफ से क्रिएट नहीं हुई भी होती। तो अगर आप फिलर करवा रहे हैं और आपकी लिप लाइन नहीं है, तो क्या कोई सर्जिकल प्रोसीजर से लिप लाइन भी क्रिएट की जा सकती है? अच्छा, सर्जिकल प्रोसीजर अगर आपका ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाली डेप्थ नहीं है, तो वो एक एबनॉर्मलिटी के अंदर आता है। ओके। लोग इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो फेशियल करा लो, सस्ती क्रीम इस्तेमाल कर लो, या आप जो है वो अदर प्रोसीजर तो मैं नहीं बोलूंगी, वेस्ट ऑफ मनी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन फेशियल आपकी एबनॉर्मलिटी के ऊपर लोगों का इतना नहीं होता ध्यान। ठीक है। तो जब भी आप एस्थेटिक्स करते हो, चाहे वो आप ओरल एस्थेटिक्स हो, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे ओरल एस्थेटिक्स भी होता है और दूसरा फेशियल एस्थेटिक्स भी होता है, तो जब भी आप एस्थेटिक्स को देख रहे होते हो ना, फेशियल एस्थेटिक्स, तो आपकी हर चीज अल्लाह ताला ने ना एक डेप्थ के साथ बनाई है। अगर आपकी चीक बोन है तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे डेप्थ दी है, अगर आपकी चिन लाइन है तो यहाँ पे डेप्थ दी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पे कंप्रेशन दिया है। बिल्कुल। अगर ये कंप्रेशन आपके अंदर नहीं है तो आपका फेस ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल लगता है, आपकी आवाज के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है और आपके लिप जो मूवमेंट है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। तो कुछ लोगों के नेचुरली नहीं होता, तो वो उनके लिए बेटर है कि वो लिप फिलर की तरफ नहीं जाए, क्योंकि वो एक टेम्पररी प्रोसीजर है, ठीक है, और एक ब्यूटी प्रोसीजर है, आप उसको एक मैगजीन प्रोसीजर बोल सकते हो जी। आप उसके लिए जो है वो अपनी लिप करेक्शन करवाओ और आप जो है सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाओ। ओके, मतलब हो सकता है, इसमें कोई बिल्कुल हो मुज़ाहिदा नहीं सकता है। ठीक है। मतलब नौरीन ने आज तक कभी सोचा कि मैं लिप फिलर करा लूं? मैंने आज तक कभी भी नहीं सोचा मैं लिप फिलर करवा लूं, है ना? कभी कभी है इरादा आइंदा फ्यूचर में कि कभी कराना चाहिए? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एक तो मुझे लगता है आपको नेचुरली जहाँ पे आप हो आपको वहीं पे ही रहना चाहिए। ठीक है। ज्यादा आप अपने आप को प्लास्टिक डॉल ना बनाओ, बिकॉज जब आप प्लास्टिक डॉल बना देते हो, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली थी कि हमेशा ऐसे बनो कि आप इंडिविजुअली नजर आओ कि अल्लाह ताला ने आपको क्या पैदा किया है। ऐसे नजर नहीं आओ कि आप लाइन से जो है एक जैसे सब बैठे। हाँ, आजकल तो ये हो रहा है, लोग पहचान नहीं पा रहे, जिसने भी सर्जरी कराई हुई है ना उन सबका एक जैसा चेहरा लगता है। जैसे पहले होता था। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं, सर्जरी करवाने का या एस्थेटिक्स करवाने का ये तरीका नहीं है कि आप इंडियन स्टार बन जाएं, आप सोएं कुछ और उठें कुछ, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया और आज तो हमने बहुत कुछ सीखा नौरीन से। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से पीर के रोज मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।